हाय, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम एसबीआई पीओ के एग्जाम सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या रहता है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी चीजें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन, तो आपके माइंड में क्या आता है? दो चीजें जरूरी आता है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके साथ साथ आपके माइंड में क्या आता है? उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है। राइट, तो बिकॉज विदाउट सिलेबस और विदाउट एग्जाम पैटर्न हम तो स्टार्ट ही सोच ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना कि बिना सोचे समझे जाने हम स्टार्ट कर दे एग्जाम प्रिपरेशन। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस के बारे में समझे और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझे कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। राइट, और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके क्राइटेरिया क्या होता है। राइट, क्राइटेरिया मतलब आप इलिजिबल इलिजिबल हो या नहीं हो, कौन इलिजिबल है, कौन प्रिपेयर कर सकता है, कौन नहीं। तो आइए, इस सेशन में ये सारी चीजों का अब कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। इस सेशन में हम सारा कुछ समझेंगे, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में, और ये सारी चीजें। देन हम स्ट्रेटजी भी सीखेंगे, किस टाइप का अप्रोच रखना है एग्जाम में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमारे माइंड में यही आता है कि कोई एग्जाम फॉर्म जब आता है, निकलता है, तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम क्या मैं फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर क्या क्राइटेरिया है तो ये जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट आया और फिल कर दिए, है ना। आप कैपेबल हो या एलिजिबल हो या नहीं, ये जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बैंकिंग सेक्टर का जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर के चाहे आप लो आईबीपीएस पीओ क्लर्क या आई आरआरबी पीओ क्लर्क ले लो, पीओ क्लर्क, या आप एसबीआई पीओ क्लर्क ले लो। ठीक है, जो मेजर एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। राइट, इनमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं इस अभी क्या है कि अभी एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आने वाला, दैट्स वाई उसको मैंने उसका पर्टिकुलरली मैं लेके चल रहा हूँ, दैट्स वाई उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन सिलेबस टाइप का उसी टाइप का होता है ना। सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम ही होता है ना। अभी तक तो सेम ही आ रहा है, इन फ्यूचर चेंजेस होते हैं तो बिल्कुल आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन एलिजिबल है, कौन फिल कर सकता है फॉर्म, कौन नहीं कर सकता। तो क्या लिखा है? कैंडिडेट विच आ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी फील्ड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एसबीआई पीओ एग्जाम। इसका मतलब ये वो सब लोग जो कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे वह बीए किया हो या एटलीस्ट मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, बीए हो, एम कॉम हो, बीएससी हो, या ये सारे जो इक्विवेलेंट हो उसके, है ना, जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है वो सब, या बीटेक हो, है ना, ये सब लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए फॉर्म। राइट, और तो ये था तो हमारा एलिजिबिलिटी एजुकेशन एजुकेशन क्राइटेरिया, है ना। एजुकेशन के बिहाफ पे ये क्राइटेरिया था, क्या आपका एजुकेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो एज होना चाहिए 21 ईयर से 30 ईयर्स तक होना चाहिए। मतलब आप अगर 21 ईयर ओल्ड हो, 21 ईयर आपका कंप्लीट है, तभी आप फिल कर सकते हो। अगर आपका 30 ईयर से ज्यादा है तो आप फिल कर नहीं कर सकते, 30 ईयर तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, एक दिन भी 20 मतलब कि ऐसा भी हो गया कि 20 ईयर्स 11 मंथ एंड 29 डेज, ऐसा भी हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, कंप्लीट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस डेट पे जो एसबीआई आपका कंसीडर कर रहा है, कौन सा डेट कंसीडर कर रहा है, वो डेट उसमें मेंशन होता है। उसके बिहाफ पे आपको डेट आपकी एज कैलकुलेट होती है, तो उस टाइम पे आपको 21 ईयर क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, आप बात समझ में चलिए। और 30 ईयर तक होना जरूरी है, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर तक इनके बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने एजुकेशनल क्राइटेरिया देख लिया और एज लिमिट क्राइटेरिया भी देख लिया। ठीक है, इनमें कुछ रिलैक्सेशन भी रहते हैं,
वर्ग के अकॉर्डिंग, कास्ट जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, उनके अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट देती है, राइट। तो ये रहा हमारा। अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे, अब हम सिलेबस देखेंगे। अभी 2023 का आएगा, राइट, 2023 का आएगा, इसलिए हम 2023 वाला यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एसबीआई पीओ का जो सिलेबस है 2023 के बिहार पे क्या कैसा है ना, अभी तक सेम ही रहा है, अभी तक आया 2015 से चला आ रहा, जो भी इससे पहले तो कुछ अलग सिस्टम था, उस जो भी अभी चल रहा है वो सब सेम ही रहा था। देखो क्या है इसमें, कैसे क्या रहता है। तो इसमें एग्जाम जो होते हैं थ्री थ्री टीयर एग्जाम होता है, थ्री टाइप का। मतलब एक तो होता है आपका प्री एग्जाम, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा मेंस एग्जाम, और तीसरा होता है जीडी एंड पीआई, जीडी पीआई, और इसी को हम बोल सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू, है ना, पर्सनल इंटरव्यू। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन और पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। तो इस स्टेज में एग्जाम होता है। प्री में सबसे पहले प्री का क्या रहता है, ये रहा। प्री में 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश, ठीक है, देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैथ्स, ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, राइट। देन नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं प्री में। तो प्री में नंबर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो 30, 35, 35, मतलब इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ में 35, रीजनिंग में 35। नंबर की बात करेंगे तो सभी वन क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, मतलब कि मैक्सिमम मार्क इंग्लिश में 30, मैथ्स में 35 और रीजनिंग में 35, ठीक है। ड्यूरेशन इनमें सेक्शनल टाइमिंग भी होता है। सेक्शनल टाइमिंग क्या होता है, मैथ्स के लिए 20, मतलब इंग्लिश के लिए 20 मिनट, मैथ्स के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट। अल्टीमेटली कंप्लीट आपका 1 आवर होता है। 1 आवर में आपको तीनों सेक्शन कंप्लीट करना होता है, और सेक्शनल वाइज भी टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, राइट। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के भी करने हैं, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी करने हैं। तो इसके लिए देखो कम टाइम है, तो इसके लिए आपका स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक और बात इसमें क्या होता है, एग्जाम में आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 निगेटिव मार्क भी होता है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इट मींस एक रुपए की बात करेंगे तो 1 रुपए में 1/4 होता है 25 पैसे के बराबर, मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत हुआ तो, राइट। तो हमारा सबसे ज्यादा टारगेट क्या होना चाहिए इस टाइप के एग्जाम में, कि आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, राइट। तो बिना एक्यूरेसी कुछ कुछ भी नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल लगा दे, तुक्का लगा दे, चल दे, काम चल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको श्योर, जिसमें आप श्योर होगे उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो रहा हमारा इसका प्री एग्जाम का पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, मतलब ये पैटर्न रहता है एग्जाम का। इसके बाद टॉपिक देखते हैं कि किसके टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मोस्टली एग्जाम है ना, ये मोस्ट ज्यादातर है, इसमें से डिफाइन तो नहीं, कुछ ज्यादा कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एंड मेंसुरेशन में आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, राइट। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, राइट, एसबीआई पीओ के लिए। एंड रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेट्स इनइक्वालिटीज, पजल्स, प्लजम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, टेबुलेशन, राइट। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसको हम आरसी बोलते हैं, आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन, मतलब अनसिंग पेसेज भी बोल सकते हैं, जो हम स्कूल लैंग्वेज में बात करें तो, राइट। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, क्लोज टेस्ट होता है, पैरा जंबल्स, वोकेबलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंसेस रूल। तो इस टाइप ये है आपके इंग्लिश के सिलेबस, ठीक है, आए बात समझ में। तो इस टाइप के
मतलब ये टॉपिक हैं, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से, इतने अधिक ये लिमिटेड हैं, इनको आप विद इन 3 मंथ कर सकते हो बिल्कुल भी, कोई बड़ा ज़्यादा नहीं है। बस आपको डेडिकेट होके पढ़ाई करना है, कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ों को दूर रखना है। अगर आपने 3 मंथ ही अच्छे से पढ़ाई कर लिया ना, तो 3 मंथ के अंदर ही आपका मन पसंदीदा मतलब बिल्कुल अच्छे शानदार जॉब आपके पॉकेट में आपके पास होगा, जो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। बहुत शानदार जॉब, एसबीआई तो एसबीआई होता है, कौन नहीं जानता एसबीआई को, राइट? एसबीआई पीओ, ठीक है? पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है? तो ये तो रहा एसबीआई पीओ का प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो ये है मेंस में कितने सब्जेक्ट हो जाते, 4 सब्जेक्ट हो जाते, मतलब एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मतलब इसमें कंप्यूटर भी होता है, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत माइनर होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं बस, ठीक है? रीजनिंग में क्या रहता है? रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहते हैं, ठीक है? और उसके मार्क्स कितना होता है? 50 मार्क्स का, मतलब कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी होता है। जो ड्यूरेशन है सेक्शनल टाइमिंग का क्या है? 50 मिनट का, राइट? और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब इसी को हम बोलते हैं क्वांट। व्हाट? क्वांट। अब क्वांट मतलब होता है मैथमेटिक्स। व्हाट? मैथ्स। तो मैथ होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 50 मार्क्स का ये भी होता है, राइट? इसमें 45 मिनट आपको टोटल टाइमिंग मिलता है, राइट? आई बात समझ में? इसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जिसको हम जीए बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? इसमें आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस ये सब कुछ आता है, जिसमें एक जनरल अवेयरनेस भी आता है, इकोनॉमिक अवेयरनेस भी होता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी होता है। कितने? 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 45 मिनट होता है इसके लिए। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, अगर आपने इसको थोड़ा मेहनत कर लिया तो आपको सिलेक्शन होने से कुछ कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का, 40 मिनट भी होता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 हुए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 200, और ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का होता है। आएगा समझ में? तो इस टाइप के एग्जाम, मतलब ये रहा हमारा एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम का पैटर्न, राइट? तो इस टाइप के पैटर्न रहता है, इसको ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़ाई करते गए, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से सेट रखना है, यहाँ वहाँ आपको मास्टर नहीं बनना है। मास्टर नहीं बनना कि सारे सब्जेक्टों को आप डीपली बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल में पढ़ो। आप उतना पढ़ो जितने में आपकी सिलेक्शन हो जाए, बात खत्म, है ना? आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि आजकल देखो यूट्यूब की दुनिया में हर यहाँ आपको हर कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा, हर कोई बताने वाला मिल जाएगा कि आप ऐसा कर लो, हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है तभी आपका होगा। करना तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी सर्च करोगे यूट्यूब में 50 वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन 50 वीडियो में से आपके लिए कौन सा बेनिफिट है ना? डिफाइन करना तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ठीक है? आप डिफाइन नहीं करते, आपको लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्टेड टॉपिक सिलेक्टेड टीचर से पढ़ना है और अच्छे से, है ना? अगर आप मैथ को किसी को एक को फॉलो कर रहे हो तो मैथ के लिए एक को ही फॉलो करो। अगर आप जिसका आपको समझ में आ जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही फॉलो करो, जिसका आपको समझ में आए वही उसी को आपको फॉलो करना है अच्छे से, राइट? रीजनिंग का एक टीचर को ही फॉलो करो, राइट? जिसका आपको अच्छे से समझ में आए उसको फॉलो करो, जिसका आपको लैंग्वेज समझ में आए, सारी चीजें, राइट? देन आफ्टर इंग्लिश में मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंग्लिश में आपको किसी एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है। इंग्लिश में आपको किसी एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर जो होता है सेम ही होगा, उसमें चेंजेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? मतलब होगा ही नहीं चेंजेस, तो जो होता है वो होता है, यूनिवर्सल है वो चीजें। इसीलिए आप इंग्लिश में 1 से 2 टीचर, 3 से 4 टीचर आपको कर सकते हो, मतलब वीडियो वगैरह देख सकते हो जो आपको जैसा लगे, राइट? ठीक है ना? आया बात समझ में? ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको एक ही टीचर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। भले आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़े, 2 से 3 बार आपको पढ़ाई करना पड़े, लेकिन एक ही टीचर से आपको सारा चीज कंप्लीट करना है। चाहे कोई भी टीचर हो सकता है, और वो आपको वो लैंग्वेज जो आपको जो बहुत सारे हाई फाई टीचर भी होते हैं, ठीक है?
लेकिन आप किसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हो, किसके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है ना, आए बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो था हमारा हमारा ये एग्जाम पैटर्न था एसबीआई पीओ के मेंस के लिए। अब एसबीआई पीओ मेंस के लिए सिलेबस देखते हैं। तो एसबीआई पीओ में सिलेबस का ये कुछ है ना, इसमें कुछ देखो कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन ये सब एस्टिमेटेड है। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रेशन मतलब मैथ्स में से टेबुलर ग्राफ, जिसको हम टीआई बोलते हैं, टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स, मिसिंग केस डीआई, रडार ग्राफ केसलेट, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, लेट इट केस डीआई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पाई चार्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। ये आपको टफ लग रहे होंगे। आपने आपने देखा कि अभी आप नए हो, कुछ आपको समझ में नहीं आता है। अब अगर नए हो, बिगिनर हो, तो आपको ये टॉपिक देखने में टफ लग रहे होंगे कि इनका नाम इतना खतरनाक हो, तो टॉपिक इतना खतरनाक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे जैसे आप समझते चलोगे, देखते चलोगे, तो आपको इतना हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसानी से समझ में आ जाएगा। टेबुलर ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, ये बहुत आसानी से। हमने अभी तक जिसने भी अभी पढ़ाई किया होगा अच्छे से 10th तक, तो 10th तक ही, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ने 12th के बाद, सॉरी 10th के बाद क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। कोई मैथ्स बैकग्राउंड में रहता है, कोई बायो में चला जाता है, कोई कॉमर्स में आ जाता है, और कोई क्या जाता है, ये आर्ट में आ जाता है। इसलिए मैं ऐसा ऐसा होता है कि 10th तक तो हर कोई मैथ्स तो पढ़ता ही है। तो 10th तक में ही जो मैथ्स पढ़ा होगा सही से, तो उसमें ये आपके टेबल ग्राफ भी रहता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मतलब कहीं ना कहीं आप 5th क्लास से लेकर 10th तक इन सबको पढ़ा ही होगा थोड़ा थोड़ा, राइट। तो इन्हीं का डिटेल डिस्कशन इसमें पूछा जाता है, किसमें, एसबीआई पीओ के मेंस में, राइट। तो धीरे धीरे से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक को, है ना। अभी हम तो ये जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। रीजनिंग में क्या रहता है, रीजनिंग में आपका वर्बल रीजनिंग रहता है, इसके बाद सिलोजिज्म रहता है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग, data sufficiency, coding and decoding, code inequalities, coded inequalities, course of action, critical reasoning, analytical and decision making। तो ये था रीजनिंग का सिलेबस, है ना। ये है मेंस के लिए, राइट। और अगर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे, जीए की बात करेंगे, तो करंट अफेयर, जो कि प्रीवियस लास्ट सिक्स मंथ तक का आपका पूछा जाता है, राइट। लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट 6 मंथ तक के आपका जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो भी बैंकिंग से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं, उनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आए बात समझ में? इसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस, वही बात करें, ये हमने बात करा फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना। जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस मतलब जो कि परमानेंट, जो चेंज नहीं होता, जो है। जैसे मैंने बोला ताजमहल कहाँ था, ताजमहल तो कहाँ पे है, आगरा में। तो क्या वो आगरा से कहीं उठ के कहीं चला जाएगा? नहीं, वो स्टैटिक है, वो स्टेट है, वहीं पे है, मतलब है, परमानेंट रहेगा। ये चीज होता है स्टैटिक, राइट। इसके बाद बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज नॉलेज की, बैंकिंग में जैसे कि नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाता है, जैसे कि आई कोर क्या होता है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज रियल टाइम एक्सचेंज, मतलब बहुत सारी चीज होते हैं, है ना। ये सारी चीज आपके बैंकिंग टेक्नोलॉजीज में आ जाते हैं। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस होता है बैंकिंग के बारे में। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये तो था हमारा किसका, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। इसके बाद इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रहेंशन, सबसे ज्यादा इसका रोल होता है रीडिंग कंप्रहेंशन का। देन ग्रामर, बट वर्बल एबिलिटी, वोकेबलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड एसोसिएशन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मेंस के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर में इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर एब्रिविएशन, है ना। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके, ये कंप्लीट आपका सिलेबस है बैंक किसका, एसबीआई पीओ के मेंस के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब आपको स्ट्रेटजी क्या रखना है, कैसे पढ़ाई करना है, देखो
अगर आप पूरी तरह से बिल्कुल एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 आवर डेली पढ़ना है। ठीक है, अगर 8 नहीं कर पा रहे हो तो 6 तो करना ही है, जिसमें आपको 2 आवर मैथ, 2 आवर्स क्या करना है, मैथ को देना है, और 2 आवर्स आपको देना है रीजनिंग के लिए। इसको रीजनिंग के लिए। इसके बाद 1 आवर आपको देना है इंग्लिश के लिए। वो आपके डिपेंड है कि आपकी कमांड किस में है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको थोड़ा बहुत किसका ज्यादा आता है ना, लेकिन छोड़ना किसी को भी नहीं। अभी आपको किसके क्या प्रिपेयर करना है, प्री प्री प्रिपेयर करना है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है बिल्कुल भी। और आपको टॉपिक वाइज स्टडी करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज स्टडी करना है, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाए कहीं से जो आपको आ रहा है वही करना, टॉपिक वाइज एक लो। जैसे आपने लिए सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन के सभी टाइप के क्वेश्चन आपको पहले डिस्कस मतलब सॉल्व करना, चाहे वो 2 दिन में कंप्लीट हो, 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है कि 10 डेज भी लग जाए, फिर भी आपको, क्योंकि देखो मेहनत मेहनत होता है, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो वो कहते हैं ना, मत सोच कि ना होगा, मत सोच कि बुरा होगा, बहुत 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 अच्छा ना हुआ तो अच्छा तो जरूर होगा। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको स्टार्ट करना है और ये सारी चीजें आपको समझना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन से, अभी तो हमने सिलेबस और सिलेबस देखा, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखा, स्ट्रेटजी के साथ साथ अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे 1 by 1। और यही एक इसी में आपको इसी चैनल में को सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखना है, लाइक करना वीडियो को और शेयर भी करना ज्यादातर लोगों को, ताकि सभी को इंफॉर्मेशन पता हो जाए। अब इसी चैनल में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बेसिक से मतलब जीरो से, प्रकार से जीरो से, जिसको बिल्कुल 1+4 नहीं आता उससे, है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे और पैरामाउंट तक लेके चलेंगे। कहां तक, पैरामाउंट तक लेके चलेंगे, मतलब आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता वहां तक हम आपको लेके चलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है इसमें, ठीक है, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे 1 by 1। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, बताना है। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का जो क्लास है मैं लूंगा, मतलब मेरा नाम है गयादीन यादव, मैं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्लास मैथ एंड रीजनिंग का, राइट। तो उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको टेस्ट वगैरह देना, सारी चीजें मैं बीच बीच में रिकमेंड करता रहूंगा कैसा आपको करना है। ठीक है, आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को ध्यान रखोगे और शेयर करना है, लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ताकि सभी लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, वो लोग भी अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन कर पाए, कोई प्रॉब्लम उनको ना हो। चलिए, तो इस सेशन में इतना रखते हैं, थैंक यू।